नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक जिसका शीर्षक है शहरी क्षेत्र में आजीविका। आइए देखते हैं कि शहरों में कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह का रोज़गार करते हैं और उनकी स्थिति जो ग्रामीण परिवेश है और जो शहरी परिवेश है, दोनों की स्थितियाँ कितनी भिन्न है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में कम से कम 5000 से मतलब ज़्यादा शहर हैं और 27 जो महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और अपने काम को करते हैं, अपने रोज़गार को करते हैं। और कहते हैं लोग ऐसा कहा भी जाता है कि शहरों की ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती है। शहर के लोग इतने व्यस्त होते हैं कि ना वहाँ दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है। ख़ैर आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं। देखिए सड़कों पे काम करना, यहाँ पे एक लड़की है जो अपनी मौसेरी बहन के बहन यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। वो अपने मौसेरी बहन के वहाँ गई है और यहाँ मैं मतलब बहुत कम बार आई हूँ और मेरी बहन मुझे कहाँ लेके गई घुमाने के लिए। हम तड़के घर से निकल गए। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफ़ी मतलब चहल-पहल थी। सब्ज़ी बेचने वाला अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे ये सब जो सब्ज़ी बेचने वाला है वो अपनी दुकान सजा रहा था जो शहर के किनारे जो रोड पे लगते हैं दुकान, कहीं कोई फूल बेच रहा है, कहीं कोई अखबार बेच रहा है। ये ऑटो में बच्चे अपने स्कूल पे जा रहे हैं और जो बसें हैं वो अलग शोर मचा रही हैं। कहीं कोई अपनी छोटी-सी चीज़ें लेकर अपनी छोटी-सी दुकान लेके मतलब साइकिल पे वो गाँव मतलब घरों-घरों में जाके सब्ज़ी बेचने का काम कर रहा है। कहीं नाई अपना जो दुकान खोल के बैठा है। तो शहर की ज़िंदगी ऐसे चल रही है। फिर हम लोग वहाँ से आगे गए जहाँ रिक्शा वाले खड़े थे। उसमें वो मेरा जो शहर है वो कम से कम 2 किलोमीटर तो रिक्शा पे ही हम लोग जा पाएँगे। अब यहाँ एक बात आती है बच्चू मांझी जो एक रिक्शा वाला है, वो क्या है, वो बिहार के एक गाँव से आया है, जहाँ वो मिस्त्री का काम करता था और जैसे जब वो अपने काम में रहता था तो क्या काम करता था, मिस्त्री का काम करता था। और उसकी बीवी और बच्चे कहाँ थे? गाँव में रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, गाँव में मिस्त्री-गिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। देखिए घर बनाने वाला काम हमेशा नहीं मिलता है। जो कमाई होती थी वह पूरा परिवार के लिए पूरा नहीं होता था। जब मैं शहर पहुँचा तो यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और वहाँ से ग्राहक जहाँ जाना चाहते हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। फिर रात के 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ और शहर की एक कॉलोनी में आस-पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक से 10 से लेकर 30 रुपए तक लेता हूँ। जब तबीयत खराब हो तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों में बिल्कुल कमाई नहीं होती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सबके पास फैक्ट्री में काम मतलब वे सब कहाँ रहते हैं, पास की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो रोज़ का 200 से 300 रुपए तक की कमाई हो जाती है, जिसमें 100 डेढ़ सौ रुपए मतलब जो खाना वो खाते हैं, किराए का खर्च, उसमें चले जाते हैं। बाकी सब क्या जो अगर पैसा जो बचता है वो उनके अपने गाँव भेज देते हैं। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से क्या करना मिलने भी चाहता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, उसी से मेरे परिवार का क्या होता है, उसी से उनका जीवन निर्वाहन होता है और कभी-कभी मेरी बीवी खेतों में मज़दूरी करके भी थोड़ा बहुत जैसे अब जो मेरी पत्नी है, वो गाँव में भी कुछ मज़दूरी का काम करके काम चलाती है। अब यहाँ अब जो अ, बच्चू माँ जी की तरह शहर के कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। जैसे बच्चू माँ जी है उस तरह कई और लोग आके शहर में काम करते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं, उनका मरम्मत करते हैं, कोई और सेवा देते हैं और स्वरोज़गार में लगे रहते हैं। मतलब अपना वो खुद का रोज़गार दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता। वे अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है, वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदेंगे, कैसे अपनी दुकान लगाएँ, उनकी
दुकानें अस्थाई होती हैं, मतलब ये नहीं कि अस्थाई नहीं होती हैं कि मतलब ये यहीं पर्टिकुलर लगेगी। जहाँ उनको जगह मिलता है वहीं अपनी दुकानें लगा देते हैं। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते और डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकानें बन जाती हैं या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। पुलिस कभी-कभी इनकी दुकानें हटाने को कह देती है, उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी भी जगह है जहाँ ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वो अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बनाते हैं, वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण से पाया गया कि काम करने के लिए 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं, जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पे। कि वहाँ के लोग क्या करते हैं काम करते हैं। हमारे देश में जो शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और पर रहकर ठेलों पर सामान बेचते हैं। सोचिए कितनी हमारे देश की तंगहाली स्थिति है। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको कभी इसलिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। सरकार भी इस कानून को बदलने के ऊपर विचार कर रही है जी और उन पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिनको पे प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह हो गई और यातायात और लोगों का आवागमन भी ये सब सड़कों के किनारे जो दुकानें बनती हैं, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है असुविधा होती है क्योंकि बड़े-बड़े वाहन आते हैं और आजकल वैसे ही सड़कों पे इतना जाम की समस्या हो जाती है। शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए। जहाँ तक कि ये सुझाव दिया है कि उनके खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो और लोग उन उन समितियों में रखा जाए जो इन मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। मतलब फुटपाथ पे जो मतलब सड़कों पे जो दुकानें हैं उनके लिए भी एक नई समिति हो। और यहाँ देखिए जब हम बाज़ार पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ? अभी खुलनी शुरू हुई क्योंकि ये सुबह ही निकले थे। वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ मिठाई, कपड़े मतलब तरह-तरह की दुकानें। वहाँ एक कोने में दाँतों के डॉक्टर का भी क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। मेरी मौसेरी बहन को दाँत भी दिखाना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब हमारी बारी ना चली जाए, जिससे जब हम पहले पहुँच गए, जिससे हमारी बारी ना मतलब वहाँ पहले ही हम लोग पहुँच गए कि जिससे कि हमारी बारी मतलब खत्म ना हो, हम समय से अपने दाँत को दिखाएँ। हमें थोड़ी देर में एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दाँत का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गए क्योंकि उसने सोचा था कि दाँत खराब हो एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और उसके बाद इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम में मतलब जब डॉक्टर को दिखा के फिर हम लोग कहाँ गए? एक शोरूम में गए जहाँ हम सिले-सिलाए कपड़े मिल रहे थे। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग-अलग तरह के कपड़े मिल रहे थे। देखिए मॉल में जाएँगे तो हर सेगमेंट अलग-अलग है। किड्स सेगमेंट अलग है, वुमेन सेगमेंट अलग मतलब हर जगह तो वही शोरूम में गए लोग। तो फिर उसके बाद बड़ी दुकान में जब वो गए तो वहाँ क्या हो तो पहले मेरे हरप्रीत क्या है, मेरे पापा और एक चाची छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इतवार और त्योहारों के समय वो मेरी माँ उनकी मदद करती थी। मैं कॉलेज की जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं क्या कर रहे हैं, इस शोरूम में जब या जिस शोरूम में पहुँचे, वहाँ पे मतलब इन लोगों का पारिवारिक पेशा उस दुकान को चला रहे हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मतलब जो खुद ही ड्रेस को डिज़ाइन करके उसको तैयार करवाती हैं। मैंने इस तरह के फैशन के कपड़े बनने की मतलब इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, वंदना जो है। लेकिन आजकल के लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाए यानी रेडीमेड कपड़ा भई इससे किसी के पास समय नहीं है। एक तो मतलब टेलर इतना समय भी लेते हैं और समय पे कपड़ा भी नहीं मिल पाता है।
और फिर वो पता चलता है मनमाफ़िक सिलाई भी नहीं हो पाती है। तो लोग क्या है वो चीज़ समझते हैं कि चलो भाई रेडीमेड ही ले लें क्योंकि वो साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अब इन रेडीमेड कपड़ों का आकर्षक रूप बनाकर मैंने आकर्षक सजाकर इसमें बेचा जा रहा है। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों पे सामान खरीदते हैं, जैसे कई जगह से सामान अलग-अलग शहरों से मँगाते हैं। ज़्यादातर ये लोग कहाँ मुंबई से, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आते हैं। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गाँव, नोएडा से भी आते हैं। हम कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मँगवाते हैं। इन शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हम कई चीज़ें करनी पड़ती है। हमें विभिन्न मदद उसका भाई प्रचार भी करना पड़ता है अखबार के माध्यम से, टीवी टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से क्या करते हैं, अपने दुकान का प्रचार करते हैं और फिर लोग ये प्रचार देखते हैं तो भई उसके तरफ आकर्षित होते हैं और दुकानों में बढ़ते हमने एक कार खरीद लिया है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट में ये लोग क्या करते हैं रहते हैं और सिलने जो और ये इसी तरह कई ऐसे भरभीतर वंदना की तरह ही कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं अपनी दुकान को चलाते हैं। ये दुकानें पक ये क्या होती हैं पक्की दुकानें होती हैं। इनके पास नगर निगम से व्यापार करने का क्या होता है मतलब ये शहर में ऐसे ही दुकान नहीं खुल जाएगा उसका लाइसेंस प्रॉपर मिलता है। उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना दुकान चलाता है सप्ताह में 1 दिन बाज़ार बंद रहता है, इस दिन दुकानें मतलब नहीं खुलते हैं। इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक में कुरियर इत्यादि की सेवाएँ देती हैं। मतलब ऑनलाइन आजकल शॉपिंग भी हो रहा है। फिर फैक्ट्री में मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती हूँ। मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना है, मेरी बहन ने कहा। तो निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी की कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस जो पकड़ी और हमने क्या किया, बस पकड़ी और क्या वो निर्मला की फैक्ट्री में जहाँ अ, बस बहुत भरी हुई थी, हर स्टॉप पे लोग क्या कर रहे थे, हर स्टॉप पे लोग मतलब चढ़ते जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए हम लोग क्या किए धक्का-मुक्की खाते, बहन दूसरे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भरता ना बने। मुझे हैरानी थी कि लोग रोज़ ऐसे सफ़र कैसे सफ़र कर मतलब इतनी भीड़-भाड़ में लोग डेली इतना सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुँची लोग उतरने लगे, हम भी एक मोड़ पर उतर गए। अब जान में जान आई। मोड़ पर अब बसें बड़े शहर जो बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों में बैठे हुए थे, कुछ टिक कर खड़े थे। ऐसा देखकर लगा शायद किसी का इंतज़ार कर रहे। लोग क्या कर रहे थे स्कूटरों पे सवार उनसे बात कर रहे थे कि रेट लेकर माल मतलब रेट को लेकर क्या कर रहे थे, मोल-भाव कर रहे थे। लेबर जिसको क्या कहा जैसे एक चौक था वो मान लीजिए हर शहर में जाएँगे तो एक लेबर चौक होता है जहाँ से जो दिहाड़ी वाले जो रोज़ दैनिक मज़दूरी करते हैं वो लोग मिल जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन बिछाते हैं, कोई पानी का पाइप या फिर जो भी काम के लिए ये लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं होता है, ऐसे हज़ारों मतलब कुछ लोग अनियमित मतलब ऐसे मज़दूर शहर या पूरे देश में ऐसे मज़दूर हैं। तो और इस तरह से सफ़र करके ये लोग कहाँ पहुँचे निर्मला के पास, जो निर्मला क्या करती है एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। और दिसंबर से लेकर अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वो 9 बजे सुबह मतलब वो काम पर आती है और 10 बजे रात तक अपना काम निपटा कर मतलब वो जा पाती है। कई बार और भी देर हो जाता है, वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो वो इतवार को भी काम करने जाना पड़ता है। रोज़ 8 घंटे काम करने पर उसे ₹280 मिलते हैं और अतिरिक्त 100 देर तक काम करने के लिए मिलता है। जून तक ये काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने
उसके पास कोई काम नहीं होता है। निर्मला की तरह कई लोग इस तरह के मतलब अनियमित कारीगर हैं, मतलब फिक्स नहीं है कि आज ही हम अब डेली काम करेंगे, वे कुछ मौसमी ये कारीगर हैं। मतलब यह है कि उनके कामों पर तभी आना होगा जब मालिक को उनकी ज़रूरत होगी और उनको रोज़गार तभी मिलेगा जब मालिक को भी बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा। खैर, अब यहाँ देखिए, जो काम साल में बचे हुए समय वो दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। निर्मला की तरह कई नौकरियाँ लोगों की अस्थायी नहीं है। अब इस तरह ये उदाहरण के लिए अगर बिजली से चलने वाले करघोग यानी पावर लूम जो फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। ऐसा देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर तक पहुँचने उन्हें मतलब शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुँचने का कहा जाता है। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा के लिए जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया और दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों चारों ओर क्या थी इमारतें, बड़ी-बड़ी इमारतें थी। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसें पंक्तियों की तरफ खड़ी थी। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर की फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती थी, जो शहर के विभिन्न भागों में आते-जाते थे। ये लोग क्या करते थे, दुकानदारों से बड़े-बड़े ऑर्डर लेते थे और उनका भुगतान क्या करते थे वो करते थे, इकट्ठा करते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बाँट दिया है। वहाँ हर हफ्ते एक भाग में विक्रेताओं से मिलती हैं और अपनी जो प्रगति मतलब जो उसका प्रगति रिपोर्ट को दर्ज करती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं और उनके पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। अक्सर वो देर रात तक काम करना पड़ता है। काम के सिलसिले में उन्हें कई मतलब यात्राएँ भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी की अस्थायी मतलब वो अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी कर्मचारी है। मतलब वो हमेशा फिक्स्ड है और जो ये मतलब वो अस्थायी हैं। अब और जो आगे पीछे हम लोग पढ़े वो क्या थे अस्थायी थे। ये उम्मीद रखती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको बहुत सारे फ़ायदे जैसे बुढ़ापे के लिए बचत मतलब उनकी तनख्वाह से एक भाग भविष्य निधि जो सरकार में पेंशन के रूप में जमा हो जाती है। जो वो रिटायर होंगे तो उनको पैसा मिलेगा। फिर उनको छुट्टियाँ भी मिलती हैं इतवार को और जो राष्ट्रीय त्योहार पड़ते हैं उन पे भी उनको छुट्टियाँ मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ और भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा वो जिस कंपनी में वो काम करती हैं उसमें उनका एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों का क्या होता है इलाज कराने के लिए खर्चा वो कंपनी उठाती है। शहर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दफ्तर और फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं नियमित और अस्थायी कर्मचारी के रूप में रोजगार उनको मिला है। अगर लगातार दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, काम भी तय होता है कि उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह मतलब जैसे निर्मला को निकाला गया उस तरह नहीं होगा। उनका काम फिक्स है, काम हो तो भी आपको मतलब तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं हो तो भी तनख्वाह मिलेगी। आखिर दिन खत्म हुआ, हम मौसी की कार में थकी मादी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतने तरह का काम करते हैं। वे एक-दूसरे से मिलते भी नहीं अगर उनका काम उन्हें अगर बाँधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यहाँ देखिए जैसे कॉल सेंटर है जो वहाँ का जो टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और जो फ़ोन जैसी सेवाओं को जो कॉल सेंटर में हम लोग फ़ोन करके बात करते हैं, उसका ये चित्र है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट